हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस राज पासवान अपने यूट्यूब चैनल अमरदीप एकेडमी पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 7 थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि पार्ट 2 में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हमारा रिमेनिंग रह गया था। तो ये कह लीजिए कि पार्ट 7 का मतलब लेक्चर 7 का पार्ट 2 कह लीजिए, या लेक्चर नंबर 8 कह लीजिए। क्योंकि वहां पर बेटा हमने SN1 के बारे में पढ़ा, SN2 के बारे में जाना, थोड़ा बहुत पूरी तरह से नहीं पढ़ा। ठीक है, SN1 के बारे में जाना, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में जाना, और SN1 रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसको हमने पढ़ा। उसके बेसिस पे जो भी हमने पढ़ा था, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। फटाफट जाके लेक्चर नंबर 7 अटेंड करो, उसके बाद ही ये देखना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन SN1 रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो अच्छी बात है, ये हो गया आपके लिए। अच्छी बात ये हो गया, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात ये हो गया आपके लिए कि आप पहले पार्ट 1 यानी कि लेक्चर नंबर 7 देख लीजिए, उसके बाद इसको अटेंड करना। ठीक है, कुछ नहीं जाना, 1 घंटे का लेक्चर है, लेकिन उससे यह है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट। और इवन मैं बता रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ, मेरे से पहले क्वेश्चन कर दोगे आप सारे। वीडियो को पॉज करके फटाफट फटाफट क्वेश्चन लगा दोगे, लेकिन उससे पहले ना वो आप अटेंड कर लो जाके। ठीक है, तो पार्ट 2 करते हैं हम यहाँ पे, मैंने ये लिख दिया था। ठीक है, पार्ट 2 करते नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में। तो लेकर आ गया मैं फिर से इसको, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चे कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का हो रहा है। कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, तो पहले वहां पे आप जाके देख लो। अब जो बच्चे नहीं देखना चाहते हैं, इवन उनको अच्छे से आता है और सिर्फ क्वेश्चन ही करने के लिए आए हैं, तो मैं इसके सॉल्यूशन को भी बताऊंगा। तो उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना, लेकिन ब्रीफली डिस्कशन चाहिए, पूरी पूरी तरह से मतलब एक्सप्लोर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप पिछला लेक्चर देख लो। ठीक है, तो बात करते हैं SN1 के बेस पे न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, MCQs कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन SN1 रिएक्शन। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ SN1, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सेलेक्ट करके ही लेकर आया हूँ सिर्फ और सिर्फ SN1 रिएक्शन के क्वेश्चंस। ये भूल होगी आपकी अगर सोच लो SN2 का रिएक्शन है, तो सिर्फ SN1 का लेकर आया हूँ, ताकि मेरे बच्चों को जितना आपने पढ़ा है वो सारे एप्लीकेशंस क्लियर हो जाए अच्छे से, वो सारे थ्योरी क्लियर हो जाए अच्छे से, रिपीट हो जाए, है ना। और जिन्होंने जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उन्हें इन क्वेश्चन से ही SN1 के बारे में पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे ही होगा, फिर क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, जो बाकी फैक्टर्स हमने पढ़ा था, कुछ फैक्टर्स रह गए होंगे उस फैक्टर के बेसिस पे। तो ये फैक्टर फैक्टर ऑफ SN1 के बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट है, फैक्टर ऑफ SN1 रिएक्शन, उसके ऊपर बेस्ड है। कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो एक बात ध्यान रखना, दो ग्रुप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो एक काम करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बता देते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं ना, तो ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। और वो भी ऐसे लेक्चर नंबर 7 में भी ये टॉपिक रह ही गया था वैसे भी। देखो, हाँ रह गया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसी के बेस पे हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो, ATM जाते हो, ATM से हर किसी ने पैसे निकाले, कभी चोरी तो नहीं किया। ATM से सब किसी ने पैसे निकाले, तो पैसे जब निकाल दो तो उसमें एक ऑप्शन आता है विड्रॉ का, है ना। तो यहाँ E स्टैंड्स फॉर क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और W स्टैंड्स फॉर क्या है, विदड्रॉ, विदड्रॉ। ठीक है ना, विदड्रॉ। और ये क्या है, G स्टैंड्स फॉर ग्रुप, यानी कोई ऐसा ग्रुप जो क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता हो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता हो, किसी भी कंपाउंड से लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, ऐसे ग्रुप को बच्चे क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के पास लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मान लीजिए एक हमने कंपाउंड लिया, देखिए, एक मिनट, इस तरह से हमने एक कंपाउंड ले रखा है, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, या एक पर्टिकुलर बेंजीन के फॉर्म में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके से समझ के चलो। यहाँ पर आपने लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो जिस कंपाउंड के साथ भी लगा होगा ना, उस कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये खींचेगा, अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और जहां से अट्रैक्ट कर रहा है उस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। कहीं ना कहीं बच्चों हम पता है किसके तरफ जा रहे हैं, एक टॉपिक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, एक मिनट,
एक टॉपिक होता है हमारा जीओसी वाले टॉपिक में, ठीक है, जिस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इतना कुछ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि आपको क्या ही बताऊं। मैं सोच के आता हूँ कुछ और पढ़ाने के लिए, उसमें फिर कई सारी चीजें आ जाती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि हर लेक्चर का मेरा एक चैलेंज होता है आपको कि कभी भी कुछ भी पढ़ के आ जाओ, इस लेक्चर के साथ मेरे लेक्चर के साथ कुछ ना कुछ आप सीख के जाओगे डेफिनेटली, ठीक है। और नहीं सीख के जाओगे, इवन पहले से आता है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरे बच्चे इंटेलिजेंट है और अच्छे तरीके से सब कुछ जानते हैं। और हमारा मकसद क्या है यार, हम यहाँ पे आके पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो चैलेंज करने का मकसद क्या है, आपको सिखाने का मकसद है। और सीखे हुए तो मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी तो सिखाना ही चाहता हूँ, है ना। तो इन चीजों को एक्सेप्ट करो, ओके। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आ गया। तो जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, वो कंपाउंड से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, यहाँ पे कम कर रहा है। जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को कंपाउंड से कम कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर से, कंपाउंड के बाहर से निकाल रहा है। तो यहाँ पर एक कह सकते हो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम फ्रॉम कंपाउंड। जिस कंपाउंड के साथ भी बच्चे लगा होगा, उस कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अब ये बताइए मुझे, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो उस तरह के स्पीसीज पे कैसा कैसा चार्ज क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है ना। यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, क्रिएट होगा। और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर इस स्पीसीज को क्या है ना, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, उस स्पीसीज का इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज एनहांस हो रहा है, यानी कि कार्बोकटायन बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। और कार्बोकटायन पे कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। तो अभी अगर एक स्टेटमेंट ध्यान रखना चाहो, तो कार्बोकटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कार्बोकटायन को बनाने का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा, वो कार्बोकटायन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस बात का भी फिलहाल ध्यान रखो, आगे बताता हूँ, पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को अच्छे से समझाने दो मुझे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 ये ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होता है अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, और उस कंपाउंड के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कार्बोकटायन बनाने में मदद करता है। यहाँ पर भी बेंजीन है, और बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और बेंजीन के जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागना शुरू कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भागेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भागेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भागेगा। तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे किधर की तरफ भागेंगे, भाई चलो 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 चलो, भंडारा हो रहा है, ठीक है। और ये लालच दे रहा है भंडारे का, और सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंपाउंड के पास, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। और बाहर निकालते ही कंपाउंड के पास बेटा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी आने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, यानी चार्ज कैसा क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इन ग्रुप पे फिर जो है न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, डेफिशिएंट ग्रुप चाहिए। कैसा डेफिशिएंट ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप। फिलहाल आगे समझते हैं और भी क्या कहना चाहता है स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अभी आप क्या ध्यान रखोगे, अभी आप क्या ध्यान रखोगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, ठीक है ना। क्या करता है, डिक्रीजेस डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और दूसरी बात, मेक मेक कार्बोकटायन मेक कार्बोकटायन मोर स्टेबल, कार्बोकटायन को ज्यादा स्टेबल बनाने में हेल्प करता है कौन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। समझ में आ रही है बात। दूसरी बात बेटा, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को आप माइनस आई ग्रुप भी बोलते हो। माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप जो है, एग्जाम्पल होता है किसका, इंडक्टिव ग्रुप का, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट का। तो माइनस आई ग्रुप भी इसको बोलते हो। और एक और बात बता दूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। देखो, अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होते हैं, वो एसिडिक कैरेक्टर को रखते हैं, ठीक है ना, एसिडिक कैरेक्टर को रखते हैं।
तो यानी कि जितने भी ग्रुप होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे या जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिडिक कहलाता है। यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रांग होगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। प्लीज इस बात का ध्यान रखोगे आप, ठीक है? समझ में आई बात? अच्छा, उसके अलावा जो न्यूक्लियोफाइल होता है, इस न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए बेटे? इस न्यूक्लियोफाइल को चाहिए स्टेबल कार्बोकेटाइन। इस न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? स्टेबल कार्बोकेटाइन चाहिए, स्टेबल C+ चाहिए। अब तुमने यहाँ क्या देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या कर रहा है? कार्बोकेटाइन को स्टेबल बना रहा है। और दूसरी बात क्या देखा कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तीसरी बात क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को हम क्या कह सकते हैं? और -I कह सकते हैं। यानी कि ओवरऑल की पॉइंट याद रख लो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड दिस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर, और जो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है ना बच्चे, उसका pKa वैल्यू उतना ही कम होता है। pKa वैल्यू उतना ही कम होता है और उतना ही ज्यादा वैल्यू होता है Ka का। Ka यहाँ पे एसिडिक कांस्टेंट है और pK यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ एसिडिक कांस्टेंट है। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उतना ही फास्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा, उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा और उतना ही कम pKa वैल्यू होगा। आजकल ट्रेंड चल रहा है pKa का, ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो है pKa के बेस्ड पे देखा जा रहा है, ठीक है? तुम कौन से ट्रेंड को फॉलो करते हो? सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो भाई ये जो है कंटेंट, ये जो तरीका है, ये जो आपको मिल रहा है, इट्स ऑल्सो सो लुकिंग, क्या बोलते हैं इसको? सो एलिगेंट्स, है ना? सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो भाई इसको ध्यान रखना, ठीक है? जो तुम ट्रेंड को फॉलो करते हो ना, आप ये नहीं देखते हो कि एग्जाम में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो एग्जाम में ज्यादातर जो है एंट्रेंस में पूछा जा रहा है एसिडिक कैरेक्टर और pKa वैल्यू बार बार रिपीट किया जा रहा है, विच इज ओनली ऑन बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इस बात का ध्यान रखो, इन ट्रेंड का भी ध्यान रखा करो बाकी ट्रेंड के कंपैरिजन में, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में। अब इनके ऑर्डर्स, कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह ऐड करता है, कौन कौन से ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह ऐड करता है? तो पहले तो अभी विड्रॉइंग पढ़ा रहा हूँ, तो विड्रॉइंग के बारे में समझो। तो बेटा सबसे ज्यादा जो फास्ट विड्रॉइंग होगा, सबसे ज्यादा फास्ट विड्रॉइंग होगा वो NO2 होगा। NO2 कहीं लगा हो तो बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। उससे कम CN, कुछ ही लिखवा रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं लिखवा रहा, ठीक है? CN, उससे कम ध्यान रखना, कहीं OH ग्रुप लगा हो, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। ये तुम्हारा ऑर्डर हो गया किसका? -I का। हालांकि एक पूरी सीरीज लिखवाऊंगा -I का, ठीक है? लेकिन अभी इतना ध्यान रखो, जब मैं SN2 के बारे में पढ़ाऊंगा ना, तब -I सीरीज का पूरा एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, ठीक है सारा? तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ऑर्डर, ठीक है? और किस तरह से ऑर्डर है? ये ज्यादा है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, यानी कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्लियर हुआ? डिक्रीजिंग ऑर्डर। एक छोटा सा क्वेश्चन बनाओ यहाँ पे। तो बच्चा यहाँ पर क्या है ना, एक बेंजीन ग्रुप है, यहाँ Cl लगा हुआ है, यहाँ पर NO2 लगा दिया, यहाँ पर जो है यहाँ बेंजीन लगा, Cl लगा हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। मैं कहा ये A है और ये B है, बताओ कौन सा न्यूक्लियोफिलिक फास्ट रिएक्ट करेगा? तो कहोगे सर यहाँ से Cl हटाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे। हालांकि एक चीज मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ, यहाँ पर यार ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है, तो ये शायद SN1 में पार्टिसिपेट ना करे। तो ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो SN1 में पार्टिसिपेट करे। तो एग्जाम्पल नंबर A, देखो इतनी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो CH2 Cl ले लिया और यहाँ लगा देते हैं NO2 B। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है? यहाँ पर भी CH2 है, Cl है, और यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, क्या लगाएं, क्या लगाएं, क्या लगाएं कि Cl लगा देते हैं, Cl, ठीक है ना? C, यहाँ पर भी CH2 Cl है और यहाँ लगा देते हैं Br, D, CH2 Cl है और यहाँ लगा देते हैं आयोडीन। अब मुझे आप ये बताओ, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो फास्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा? क्वेश्चन है, फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और पढ़ क्या रहे हैं? SN1, तो SN1 का ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ SN1, बताइए कौन सा देगा? अभी आपको समझाया था जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उतना ज्यादा फास्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा, बताइए। तो आपने क्या देखा कि सर
हम डिफरेंसेस के बेसिस पे आंसर करते हैं। तो यहाँ तो CH2Cl यहाँ भी है, CH2Cl यहाँ पे भी है, CH2Cl यहाँ पे भी है, CH2Cl यहाँ पर भी है। हमारा डिसीजन जो होगा सर वो NO2 ग्रुप से होगा, Br ग्रुप से होगा, आयोडीन ग्रुप से होगा और Cl ग्रुप से होगा। क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये सब के सब क्या है, कौन कर, ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है ना। तो NO2 बहुत ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी क्या देगा, फास्ट देगा। ऑर्डर देखो ना, NO2 सबसे फास्ट है, उससे कम क्या है, एक मिनट, सबसे ज्यादा फास्ट क्या है, NO2 है, उससे कम Cn, उससे कम OH, उससे कम फ्लोरीन क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। क्लियर है। तो यहाँ पर बेटा NO2 बहुत फास्ट रिएक्टिव है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक कैरेक्टर के। तो यहाँ एसिडिक कैरेक्टर भी बता सकते हो, स्टेबिलिटी भी बता सकते हो, हर किसी चीज का, हर किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो जो SN1 के बेस्ड पे है। चलो बताओ आंसर फटाफट, बताओ बताओ, सोच लिया। हम्म तो देखो NO2 साफ पता लग रहा है फास्ट रिएक्टिव है, उससे कम, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन है ना, फ्लोरो ब्रोमाइड, यस। तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्टिव जो होगा वो A होगा, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उससे कम कौन सा होगा, क्लोरीन के बाद क्लोरीन आ रहा है तो B होगा, उससे कम C, और सबसे कम D रिएक्टिव होगा। ठीक है, समझ गए। क्लियर है, आया समझ। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जितना कुछ बताया था ना इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग के बारे में, उसका उल्टा कर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बेटा इसके बारे में, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्या करता हो, डोनेट करता हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, डोनेट टू द कंपाउंड। अब किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा तो कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। और कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा हो, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ रहा हो, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी बढ़ता है तो वो कंपाउंड अवेलेबल हो जाता है उसके पास इलेक्ट्रॉन, तो वो कंपाउंड एबल होता है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। और कोई स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हो तो ऐसे स्पीसीज को हम बेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेस। तो ये बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्या बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनहांस हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब बच्चे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, और उतना ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर। और जैसे वहां पर एक कांस्टेंट था ना के और के बी का, तो यहाँ पर जो है पी के बी घटता है और के बढ़ता है, सॉरी के नहीं, के बी क्या यहाँ पे बेसिक कांस्टेंट है, के बी क्या यहाँ पे बेसिक कांस्टेंट है, के बी क्या यहाँ पे बेसिक कांस्टेंट है। ठीक है, समझ आ रहा है इतना। अब देखो, अब सेम उसी तरह से यहाँ पे भी देखो, अगर मान लो कोई ग्रुप है, कोई कंपाउंड है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ऐसे ही एक बेंजीन वाला कंपाउंड भी ले लेते हैं, और इस बेंजीन के साथ भी लगाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बच्चे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या है, कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन देगा, कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन देगा। यानी कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, टू द कंपाउंड। ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। आई बात समझ में। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट होने का मतलब क्या है कि सर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ रही है, और हम जो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को तो सर पॉजिटिव चार्ज चाहिए, यानी कि न्यूक्लियस चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी चाहिए। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के। ठीक है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर के, और ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा बेसिक कैरेक्टर के। ठीक है, ध्यान रखोगे,
यहाँ पर कोई SN1 SN2 नहीं, सब ये सबके लिए वैलिड है, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। इतना समझ आया? क्लियर हुआ? तो कौन कौन सा है सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो होता है अल्काइल ग्रुप होता है। जितना अच्छा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, एक इन सबसे हटके देखा जाए तो OCH3, OCH3 पॉजिटिव जो है मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन किसके साथ लगा होना चाहिए? रिंग के साथ लगा होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? तो ये बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्लियर? आ रहा समझ? चलो नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बता दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बता दिया, दोनों के फैक्टर्स बता दिए। अब आप इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है? ये क्या है? इफेक्ट ऑफ जी ग्रुप, इफेक्ट ऑफ जी ग्रुप ऑन SN1 एंड देयर प्रॉपर्टी। तो वही है कि जी ग्रुप इन द सेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बता दिया आपको, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उतना ही ज्यादा SN1 रिएक्शन होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ही कम SN1 रिएक्शन होगा। ये तो बता दिया आपको, ठीक है? ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं। आओ क्वेश्चन पे, चलो पढ़ो इसको। अब इसका आंसर आप इजिली कर लोगे क्योंकि ये बता दिया आपको मैंने। पढ़िए क्वेश्चन। तो क्या पूछा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फास्ट कौन सा करेगा इसमें से? देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है लेकिन एक NO2 लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्लोरीन है बच्चे बट एक NO2 यहाँ लगा हुआ है। अब सर NO2 तो सेम है, हाँ तो देखो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ NO2 है। अब फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया, सर एक बात बताइए, यहाँ पर NO2 तो एक ही जगह, मतलब एक ही रिएजेंट है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फास्ट रिएक्टिव होगा कौन सा स्लो रिएक्टिव होगा? तो बेटा एक और फैक्टर होता है यहाँ पर, एक और फैक्टर होता है जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट। वो इंडक्टिव इफेक्ट वेरी करता है इससे, डिस्टेंस से, कि कंपाउंड कितना दूर लोकेटेड है और वो कितना ज्यादा इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है उसके रिस्पेक्ट में बच्चा ये हो गया ऑर्थो पोजीशन, और यहाँ पर जो क्लोरीन है इसके रिस्पेक्ट में हो गया मेटा पोजीशन। ठीक है, तो जो ऑर्थो वाला होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है किसके कंपेरिजन में? मेटा के कंपेरिजन में। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर रहा है कंपाउंड, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भर भर के डोनेट करेगा। ठीक है, डोनेट नहीं, विड्रॉ करेगा। रीजन? क्योंकि ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये कंपाउंड से भर भर के इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन है, कोई फैक्टर ही नहीं है। तो ये यहाँ से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना ही ज्यादा, देखो जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा इलेक्ट्रॉन की ज्यादा उतनी ही कमी आएगी, यानी कि उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर बी जो है फास्ट रिएक्टिव होगा उसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में, और सबसे कम होगा ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फैक्टर ही नहीं है, यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है, एटलीस्ट यहाँ पर एक फैक्टर तो प्रेजेंट है। ठीक है, तो बी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम सी, उससे कम ए। कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है ना, इंक्रीजिंग का मतलब अच्छा कम से ज्यादा, है ना? कम से ज्यादा, ये गलती भी बच्चों से होती है। कम से ज्यादा मतलब सबसे कम रिएक्टिव कौन है और उससे ज्यादा कौन रिएक्टिव है? तो बेटा सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है? सबसे कम ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद बी है। चलिए देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? फटाफट, 10 क्वेश्चन करने में टाइम हमारे पास कम है, जल्दी बताइए। ए बी सी, ए नहीं ए सी बी, ए सी बी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है। क्लियर है? नोट कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है बेटा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको सीखोगे नहीं। क्या हो रहा है यार, ये कुछ भी चल रहा है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो। अब फटाफट सॉल्व करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सबको पता लग गया है। ठीक है, अब टाइम नहीं लगाएंगे बच्चे, है ना? देखो यहाँ पर Cl ग्रुप है, अभी ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। ये CH3 जो है प्लस R का एग्जाम्पल है, ये कह सकते हो प्लस I का एग्जाम्पल है, या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होता है ना, वो क्या होता है, इनवर्सली होता है। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, इनवर्सली होता है। और जो ज्यादा इफेक्टिव होता है बच्चे, वो ऑर्थो वाला इफेक्टिव ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेटा के। और सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होता है वो पैरा पोजीशन होता है, पैरा, ऑर्थो और मेटा। ठीक है, तो यहां पर भी क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन और यहां पर भी क्लोरीन। सेम चीजों से आप डिसीजन नहीं लेते हो, डिसीजन किससे लेते हो, डिफरेंट से। तो क्या पूछा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा उतना ही कम न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन होगा। यहाँ पर एक भी फैक्टर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे एक भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यानी कि जो सबसे कम रिएक्टिव होगा वो कौन सा होगा, सी, क्योंकि मेटा है। उससे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, उससे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, सी के बाद सी सबसे कम रिएक्टिव, उससे ज्यादा बी, और उससे ज्यादा ए। सबसे ज्यादा ए रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं है, नो फैक्टर्स प्रेजेंट, एक भी फैक्टर प्रेजेंट नहीं है जो जो इफेक्ट कर सकता हो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसका इफेक्ट कम कर देगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, उसको तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला ग्रुप चाहिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, CBA, CBA, ये भी क्या है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, CBA, यस, थर्ड ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए फटाफट कीजिए। अरे वाह, देखो यहाँ क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन। आंसर हम उससे करते हैं बच्चों, हमेशा इस तरह के आंसर को कब करोगे, जब डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होगा। यहाँ पर एक NO2 ग्रुप है, यहाँ पर 1 2 3 3 NO2 ग्रुप है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही फास्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे 3 ग्रुप लगा हुआ है, इसको पता है क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। लेकिन पिक्रिक एसिड कब बोलोगे, जब क्लोरीन नहीं होगा। ठीक है, अभी जो सब छोड़ो, बीच में मत इस चीजों को इंक्लूड करो। तो सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव जो होगा वो ए होगा, उससे ज्यादा रिएक्टिव बी, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा, सी होगा, क्योंकि सी के पास 3 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, और इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा बच्चे, उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। कौन सा आंसर है, फटाफट देखो, ए बी सी, ए कम, उसके बाद बी, उसके बाद सी, आंसर इज फोर्थ। इस तरह से करते हो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 33 34, चलिए बताइए इसका आंसर। SN1 मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन, SN1 मैकेनिज्म करना है किस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए। कैसा रिएक्शन है यहाँ पे, यहाँ है RX है, रिएक्ट करवा रहे हैं KOH के साथ। ठीक है, ROH बन रहा है और KX बाहर निकल रहा है। क्या हुआ होगा यहाँ पे बच्चे, क्या हुआ होगा, OH माइनस निकल गया होगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस, और RX में से RX निकल गया होगा और R बन गया होगा कार्बोकेटायन, और X निकल गया होगा बाहर माइनस के फॉर्म में, ताकि ये K प्लस के साथ भाग जाए और KX बना ले, और R प्लस के साथ OH ग्रुप जाके लग जाए और ROH बना ले। तो ये SN1 रिएक्शन अगर है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, यहाँ क्या बन रहा है बच्चे, यहाँ बन रहा है कार्बोकेटायन। ठीक है ना, कार्बोकेटायन। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बो आनायन नहीं होता है, कार्बन आयन मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, फ्री रेडिकल का मतलब डॉट होता है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। इधर ऑफ दिस, ऐसा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक ही आंसर है ए, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है इस तरह का रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो बाय एक्वस NaOH। ठीक है, बाय एक्वस NaOH। अल्काइल साइनाइड क्या होता है, RCN। क्या यूज किया तुमने, एक्वस NaOH। क्या कर रहे हो, हाइड्रोलाइसिस। व्हाट यू मीन बाय हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप को तोड़ना। तो OH ग्रुप यहाँ से निकल रहा है बाहर, OH ग्रुप जब बाहर निकलेगा बच्चे तो क्या बनाएगा, यहाँ पर Nu माइनस बनाएगा। Nu माइनस किस फॉर्म में बनेगा, OH माइनस में। यहाँ से जब टूटेगा तो R प्लस बनेगा और Cn माइनस बनेगा। R प्लस जो बना है यहाँ पे कार्बोकेटायन बना है। ठीक है, कार्बोकेटायन। और ये जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, SN2 पे पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटायन पे जाके जुड़ जाएगा और जुड़ करके कंपाउंड बना देगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो ROH बनेगा, यानी कि अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के हम रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यही बात मैं कह रहा हूं कि एडिशन में और सब्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक ग्रुप बाहर निकल रहा है और दूसरा ग्रुप जाके जुड़ रहा है, तो बेटा ये एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। बाकी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। इस तरह से आप करते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये नीट का PYQ है, 2016 का होगा या फिर देख लेना, ठीक ठीक है, पर PYQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फास्टेस्ट। अब तो बच्चे कर ही देंगे, अब तो कर ही देंगे। कौन सा बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्टिव होगा, ये पूछा है तुमसे, बताना जरा। यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, NO2। यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, Cl। देखो ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, सेम से आप आंसर नहीं करते हो। अब इसको उठा लो, एक NO2 यहाँ ग्रुप लगा हुआ है और एक Cl लगा हुआ है। NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू Cl के। और कौन सा लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है और OCH3 लगा हुआ है। OCH3 लगा हुआ है और Cl लगा हुआ है, Cl नहीं CH3 लगा हुआ है। OCH3 है और क्या है, CH3 है। क्या बताया था मैंने आपको, मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो होता है वो OCH3 होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो OCH3 बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको और क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के, बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है बच्चे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के। क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे कि फास्टेस्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कौन सा देगा, तो जिसके पास NO2 लगा हुआ, क्योंकि NO2 जो है बहुत ज्यादा फास्ट है। और अगर ऑर्डर की बात करूं तो NO2 बहुत ज्यादा फास्ट होगा, उससे कम Cl, उससे कम OCH3 और उससे कम CH3, ये बना दिया मैंने ऑर्डर। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने पूरी ऑर्डर बता दी, तो आंसर तो खैर हो जाएगा फर्स्ट। लेकिन अगर ऑर्डर की बात करें कि सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट कौन करेगा, तो फर्स्ट करेगा, उसके बाद कौन रिएक्ट करेगा, सेकंड, उसके बाद फोर्थ, ठीक है, उसके बाद फोर्थ और उसके बाद थर्ड। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करते हो। तो सारा खेल किसका है, SN1 और SN2 का है, और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन इजीली बनते जा रहे हैं। मिनटों में क्वेश्चन कह रहा हूं ना, सेकंडों में उड़ेंगे क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट, बस 5 मिनट में। द एज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजन अल्काइल हैलाइड, डिहाइड्रोहेलोजन अल्काइल हैलाइड विद KOH, यानी कि यहाँ पर R और Cl है, ठीक है, KOH के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, तो यहाँ पर हेलोजन ग्रुप के रिमूवल होने का, डिहाइड्रो हेलोजन, यानी हेलोजन का मतलब क्या होता है कि हेलोजन ग्रुप यहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो ये रिमूव कौन सा ग्रुप से होगा, जो 3 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना। 3 डिग्री का अगर कार्बोकेटन बनता है तो ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, ठीक है। तो जो 3 डिग्री होगा वो फास्ट रिमूवल होगा, उसके कम 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, है ना। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चे, फर्स्ट 3 2 1। क्लियर, क्लियर। 2-3 क्वेश्चन रह रहे हैं, फटाफट देखो, टाइम हो रहा है। यस, क्वेश्चन नंबर 9, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन दे दे होमवर्क, ये मजेदार क्वेश्चन है, जरा करना। चलो बता देता हूँ। यहाँ जो है देखो 2 डिग्री है, ठीक है। यहाँ देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये जो है ना ये अलाइलिक है, ठीक है। और यहाँ जो बनेगा पॉजिटिव चार्ज, वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल बनेगा, क्योंकि ना तो यहाँ रेजोनेंस है ना तो बेंजाइलिक है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल बनेगा। तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्टिव जो होगा बच्चे वो अलाइलिक। देखो ये बेंजाइलिक अगर होता ना तो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता, अगर मान लो ऐसा होता CH2Br होता ना तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाता, बट ये सबसे रिएक्टिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये बेंजाइलिक नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, सेकंड, उससे कम थर्ड और उससे कम फर्स्ट, ठीक है। ये ऑर्डर देख लेना आप, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के बेसिस पे। ये लगा, ये डिक्रीजिंग लगाया है, ठीक है। ये कैसे लगाया है, ये डिक्रीजिंग लगाया है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, लास्ट क्वेश्चन। Among the cyclohexane, acetic acid 2,4 trinitrophenol and phenol, the correct order of decreasing acidic character, yes, क्या बोला है, साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेन का मतलब एक ग्रुप है हेक्सेन का जिसपे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। दूसरा क्या है, एसिटिक एसिड, यानी CH3 COOH। तीसरा क्या है बच्चे, तीसरा क्या है, 2,4 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यानी कि फिनॉल ग्रुप लगा हुआ है, और फिनॉल के साथ में यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ पे NO2, 3-3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। और क्या है, और भी है क्या, एंड फिनॉल। लास्ट क्या है, डी, डी क्या है, एंड फिनॉल। मैंने आपको क्या समझाया था
जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक कैरेक्टर के। कहाँ दिख रहा है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? तो सी पे दिख रहा है। सी बोले तो यहाँ पे थर्ड दिख रहा है। तो थर्ड किस में ज्यादा है? सबसे ज्यादा थर्ड किस में है? एक ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको और इसको एलिमिनेट करो फटाफट, है ना। उसके बाद क्या दिख रहा है? उसके बाद क्या दिख रहा है? यहाँ पर क्या है? फिनॉल है, और यहाँ पर क्या है? एसिटिक एसिड है। बेटा ये जो ग्रुप है ना, ये प्लस आर है, और ये जो बेंजीन है वो माइनस आई है। तो माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर के, बट प्लस आर जो होता है इनवर्सली होता है एसिडिक कैरेक्टर के। तो इसको और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो फोर्थ वाला ज्यादा होगा और सेकंड वाला कम। तो थर्ड के बाद फोर्थ कहाँ दिख रहा है? थर्ड के बाद फोर्थ एक ही ऑप्शन है, डी। तो इस तरह से एलिमिनेट करके आप आंसर भी करते हो, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हो। क्लियर? Now, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, द इज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जो कि तुम्हें मैं देना चाहूंगा होमवर्क। आई थिंक मैंने सोल्व करा दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप ध्यान रखना अपना। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना बेटा। और वीडियो पसंद आए हो, लेक्चर पसंद आए हो, तो आप अपने नीडेड वन फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, ताकि हमारी मेहनत उन बच्चों तक पहुंच सके और हमारी मेहनत भी सफल हो सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखना अपना। टेक केयर, बाय बाय।